इंतखाबी जंग जारी है, लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें, मुख्तार अब्बास नकीम मीडिया से इस वक्त खिताब करने के बाद, मीडिया से बात करने के बाद अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इससे पहले मुख्तार अब्बास नकवी ने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि अब जो है, पहले बात की जाती थी मुस्लिम यादव दलित कॉम्बिनेशन की, मुस्लिम दलित यादव यूनिटी की, लेकिन अब जो है ये वाई जो फैक्टर है, ये इक्वेशन जो है MYD में वाई अब योगी हो चुका है, यानी कि मुसलमान जो है अब योगी के साथ है। इस तरह का दावा मुख्तार अब्बास नकवी ने किया जब मीडिया से बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है अब योगी के साथ में है। वहीं उन्होंने हिजाब मामले को लेकर के भी बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह की सोच जो है तालिबानी सोच है। उन्होंने हिजाब पहनने को, जो बच्चियां अपने हिजाब पहनने का हक मांग रही है, जो आईन ने उनको हक दिया है, उस हवाले से वो हक की मांग कर रही हैं, उस हक को मुख्तार अब्बास नकवी ने तालिबानी सोच करार दिया। और वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर के सियासत की जा रही है। तो जो बच्चे अपने कानूनी हक मांग रहे हैं, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उस को लेकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो इन मांगों को लेकर के इस तरह के जो दावे हैं, इस तरह के जो हुकूक मांगने की आवाज उठाना है, उसको मुख्तार अब्बास नकवी ने तालिबानी सोच करार दिया है। और वहीं ये भी दावा किया है कि जीत जो है बीजेपी ही दर्ज करेंगे। हमारे नुमाइंदे वसीम गोवा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोवा में असेंबली इंतखाबात हो रहे, 40 सीटों पर लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। वसीम, लोग पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? अभी सुबह का वक्त है, करीब 7 बजे के करीब वोटिंग शुरुआत हुई है। इस वक्त में पणजी के एक बूथ पे हूँ, यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको किस तरह से यहाँ पे लोगों की भीड़ अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो भीड़ है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस जहाँ पे मैं मौजूद है काफी इंटरेस्टिंग विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पर लोग काफी भीड़ इकट्ठा करते हुए मनोहर पारीकर की सीट मानी जाती थी, और जहां पे सबसे ज्यादा चुनावी घमासान भी देखने को मिल रहा है। इस बार जिस तरह से चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां की है, खास करके चुनाव को लेकर, तो लगभग 11,64,000 से ज्यादा पूरे गोवा में वोटर्स हैं। और जहां तक बूथ की बात करें तो वोटर्स की संख्या को देखते हुए 672 के करीब जो वोटर्स के जो बूथ के जो प्रतिनिधि है वो है यहाँ पर। और जो विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो गोवा की सबसे ज्यादा संख्या वाले अगर क्षेत्र है तो वो है विधानसभा क्षेत्र के 35,139 वोटर्स है, जहाँ पे और सबसे वास्को की और सबसे कम विधानसभा की जो मोरम गांव की सीट है ना, उसमें 19,958 के करीब है। तो ये एक चुनावी माहौल साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कई राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे बाकायदा चुनावी मैदान में उतरी है। कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड की जो गठबंधन है वो दोनों एक साथ है। बीजेपी अपने साथ भी चुनावी मैदान में उतरी है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे यहाँ पे एक राजनीतिक माहौल साफ तौर पे दिखाई देने लगा है। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार गोवा में जो चुनावी परसेंटेज है वो बढ़ोतरी की जाएगी। पिछली बार देखा कि 80% के करीब वोटिंग हुई थी, और इस बार अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसका एक अलग माहौल साफ तौर पे दिखाई देगा। जो बड़े चेहरे साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं, खास करके पूरे गोवा की बात करें तो पणजी विधानसभा क्षेत्र है, इस विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, क्योंकि जो मनोहर पर्रिकर के बेटे हैं उत्पल पर्रिकर, वो इस विधानसभा क्षेत्र से खड़े हुए हैं और वो भी इंडिपेंडेंट खड़े हुए, तो बीजेपी का साथ बिना दिए वो अकेले खड़े हैं। तो एक बड़ी चुनौती उनकी तरफ से दी जा रही है। तो बिल्कुल वसीम, और वही पार्टी ये माना जाता है क्योंकि एक मनोहर पारीकर जिस तरह से लगातार ये सीट जीते आए हैं पणजी की, ऐसे में क्यों मना किया गया उत्पल को टिकट देने से इस जगह से, जबकि ये कहा जा रहा है उत्पल की ही जानिब से कि वेव उनके हक में है पणजी में? देखिए, जिस तरह से उत्पल लगातार दावा कर रहे हैं कि पणजी विधानसभा सीट से लोगों का
उन्हें समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से उन्होंने उनके जो अपोजिट में जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं जो इस वक्त बीजेपी की टिकट से लग रहे हैं, बाबू मोन्सेरेट, जिनसे हमने कुछ देर पहले भी बात की थी, तो उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था कि जब पर्रिकर साहब जिंदा थे और वो केंद्र की तरफ गए थे तो उस दौरान भी विधानसभा सीट पर उन्होंने ही चुनाव जीता था यहाँ पर, तो पार्टी का निर्णय था। जहां तक उत्पल पर्रिकर का कहना था कि कहीं ना कहीं कई इल्जाम लगाए थे खास करके उनके बाबूस को लेकर, तो एक राजनीतिक माहौल जरूर साफ तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रहा था। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से कहा था कि उत्पल पर्रिकर के लिए उन्होंने बाकायदा 3 सीटों का ऑफर दिया था जहां से वो चुनावी मैदान में उतर सकते थे और अगले 5 सालों में हो सकता था एक बार फिर उन्हें पणजी की सीट दे दी जाती थी, इस तरह के ऑफर्स दिए गए थे, लेकिन उत्पल ने इसे नजरअंदाज कर दिया था। साफ तौर पर उनका कहना था कि जो पणजी की सीट है, जो उनके पिताजी की सीट है, लगातार उन्होंने अपनी जो राजनीति की शुरुआत की, पूछे 25 सालों से इसी क्षेत्र से वो विधानसभा की सीटें जीतते आए हैं और साथ ही यहीं से मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, तो ये उनका एक लगाव है। इस तरह की बातों को लेकर वो इंडिपेंडेंटली चुनावी मैदान में उतरे। अब देखना होगा कि जब मतदान केंद्र में जब वोटिंग होगी तो लगभग 24-25 हजार जो वोटर्स हैं वो किसे अपना साथ देते हैं, ये देखने वाली बात होगी फिलहाल। लेकिन एक राजनीतिक माहौल साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी ना होते हुए आमने सामने, उत्पल और बीजेपी आमने सामने, इस तरह के माहौल यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वसीम, और उत्पल का ये कहना कि लोकल पॉलिटिक्स की वजह से जो वो मानते हैं कि उनकी लेगेसी थी उनको नहीं दी गई और उनको इंडिपेंडेंटली उनको कोई और 3 ऑप्शन नहीं चाहिए थे, उनको उनकी लेगेसी चाहिए थी। लेकिन वहीं बीजेपी का मानना है कि उन्होंने ग्राउंड वर्क नहीं किया है, एज सच के कार्यकर्ता के तौर पर भी उन्होंने कोई काम नहीं किया है, जो कि मनोहर पारिकर भी चाहते कि वो पहले करते तब जाके उस सीट पर चुनाव लड़ते। लेकिन मनोहर उत्पल पारिकर ये कहते हैं कि ये लोकल पॉलिटिक्स की वजह से उनसे ये सीट छीनी गई है। जी जरूर, एक आरोप और प्रत्यारोप का दौर साफ तौर पे हमने देखा था, दोनों तरफ से चलते हुए नजर आ रहे थे। उत्पल पर्रिकर लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि ये उनकी पिताजी की बनाई हुई विरासत है, जहां पे उन्होंने लोगों के साथ यहाँ पर लोगों के घर घर जाते थे, उनसे मुलाकात करते थे, उनके जो विकास के मुद्दे थे, खास करके पणजी के अहम मुद्दे, वो बेहतर तरीके से जानते हैं। ऐसे में बीजेपी को उन्हें टिकट देना चाहिए, लेकिन ये सिलसिला काफी देर तक चला। बीजेपी के बड़े नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की, लेकिन कहीं ना कहीं नाकाम नजर आया और एक बड़ा फैसला उत्पल पर्रिकर की तरफ से लिया गया जो किसी ने नहीं सोचा था, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। तो अब ये जो पणजी सीट है ये अपने आप में सुर्खियों में इसी वजह से कि मनोहर पर्रिकर एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा, बीजेपी को खड़ा करने में उनका सबसे बड़ा योगदान गोवा में रहा है। तो ऐसे में जब उनके बेटे बीजेपी से अलग होकर कहीं ना कहीं चुनौती देते हैं, तो अब ऐसे में राजनीतिक माहौल भी बदलता हुआ नजर आने लगा है और आगे भी इसी तरह की कई सारी की चुनौतियां बीजेपी को देखने को मिल सकती है। जिस तरह से एक्सपर्ट है ये बता रहे हैं कि ये माहौल महज पणजी का नहीं है, जो दूसरे बीजेपी के नेता है वो नाराज है, तो एक पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ आना काफी मुश्किल है, इस तरह की भी अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग चाहता है कि जो नई पीढ़ी है, जो युवा अभी आए हैं, अगर वो पूरी तरीके से वोट देते हैं और जो राजनीतिक पार्टियां बड़ी हैं, खास करके शिवसेना और टीएमसी, जो 2 पार्टियां अभी चुनावी मैदान में होती है, तो कई तरह के समीकरण बदल सकती है। तो नए वोटर्स किसकी तरफ जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही जिस तरह से गोवा में प्रचार को लेकर सभी ने अपने जोर लगाए, उससे भी एक बात होगी। तो इनकी फैसला, जो किस्मत का फैसला है, जो 301 कैंडिडेट्स है इस पूरे चुनावी मैदान में, उनकी किस्मत का फैसला यहीं पे ईवीएम मशीन में कैद होने वाली है और जनता किसे चुनने वाली है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल वसीम, ये बता दें कि आम आदमी पार्टी और टीएमसी की क्या पोजीशन दिखाई दे रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कैंपेनिंग भी की थी लेकिन फोकस उनका पूरा पंजाब की तरफ था, ऐसे में क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है? देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने गोवा में कदम रखा, इससे पहले भी वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं गोवा के, तो वहां पे उन्हें उस वक्त इतनी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली थी। लेकिन इस बार जिस तरह से पूरी ताकत आम आदमी पार्टी ने गोवा में लगाई, अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचे भी थे, उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग भी की थी। यहाँ तक कि जिस तरह से गोवा की पॉलिटिक्स अलग अलग रंग में बदलती हुई नजर आती है, कई बार ऐसा हुआ कि जीते हुए विधायक दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इसे देखकर जो विधायक है उनसे शपथ भी ली थी कि अगर आप जीतते हो यहाँ से नहीं जा सकते हो, इस तरह की शपथ भी कराई गई। तो इस बार उन्हें उम्मीद जरूर है कि जो डोर टू डोर कैंपेनिंग की है और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि दिल्ली में जो 3 मूलभूत सुविधाएं हैं जिसे लेकर आम आदमी पार्टी पूरी सियासत करती है, शिक्षा, बिजली और पानी,
इन सब चीज को किस तरह से गोवा के लोगों तक पहुंचाएगी, इस पर पूरी तरीके से जोर दिया है। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि आप आदमी पार्टी अपने जो पिछले परफॉर्मेंस है उससे बेहतर कर सकती है और उसे एक बेहतर माहौल भी मिल रहा है। जिस तरह उन्होंने अपने जो सीएम पद के उम्मीदवार के लिए पालेकर को आगे रखा है, तो एक युवा चेहरा भी देने की कोशिश यहाँ पे की गई। तो वही अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी पहली बार यहाँ पे चुनावी मैदान में उतरी है। लगातार उन्होंने अपने जो जमीन है वो बनाने की कोशिश की है। यहाँ के जो एक स्थानिक पार्टी है उसके साथ उन्होंने गठबंधन भी किया है। तो एक जमीन तलाशने की कोशिश जरूर यहाँ पे टीएमसी की तरफ से की जा रही है। एक प्रचार भी बहुत ही बेहतर तरीके से किया गया है। किस तरह से बंगाल में उन्होंने काम किया है इस बारे में भी जानकारी देने की कोशिश की है। तो पूरी तरीके से दोनों ही पार्टियों ने अपना जोर यहाँ पर लगाया है, जिसकी वजह से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार की जो चुनावी माहौल है वो काफी अलग होती नजर आएगी। हो सकता है अगर इसी तरह से सभी पार्टियों को जीत मिलती रही तो हो सकता है पूर्ण बहुमत से किसी की भी सरकार ना बने, क्योंकि नई नई पार्टियां जो यहाँ पे दो उतरी हैं, स्थानिक पार्टियां हैं, 61 के करीब निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो किस तरफ लोग जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल वसीम, और साथ ही क्योंकि ये बात भी कही जाती है कि गोवा में लोग जो है पार्टी को ना ज्यादा अहमियत देते हुए इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को ज्यादा अहमियत देते हैं, क्या ये वजह भी है कि चुनाव के बाद, हो सकता है रिजल्ट के बाद हम ज्यादा वहां पर देखें कि पॉलिटिकल सरगर्मियां देखने को मिले कि पार्टियां आपस में किस तरह से इक्वेशन बिठाती है, किस तरह से सरकार बनाती है, वो ज्यादा अब रिजल्ट के बाद देखने को मिलेगा? जी जरूर, क्योंकि 2017 का वाकया हर किसी को याद है, जब कांग्रेस के 17 विधायक जीत के आए थे और एक साथ 15 विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था और 2 ही विधायक रह गए थे। तो ये जो माहौल है गोवा की जनता जानती है और राजनीतिक परिस्थितियां लगातार यहाँ पर बदलती हुई नजर आती है। अक्सर देखा गया है कि जो इंडिपेंडेंट्स है कहीं ना कहीं नाराजगी की वजह से वो खड़े होते हैं चुनावी मैदान में और अपनी जहाँ से उन्हें एक बेहतर ऑफर मिलता है, जैसा लगता है कि उसी तरफ वो उनका झुकाव साफ तौर पर दिखाई देता है। जिस तरह से गोवा को राजनीति को लेकर ये बात प्रसिद्ध है कि कहीं कहना काफी मुश्किल है कि कितनी सीटों पे कौन सरकार बना पाएगा, क्योंकि कभी भी कोई भी जो विधायक है वो अपना समर्थन किसी भी पार्टी को दे सकता है और यहाँ पे तोड़ मोड़ की जो राजनीति है साफ तौर पे दिखाई देने लगती है। अब ये जो नंबर्स है, जिस तरह से नई पार्टियां आई हैं, कई निर्दलीय विधायक हैं, 61 के करीब, अगर इनकी जो जीत का आंकड़ा है काफी बढ़ सकता है। जिस तरह से 40 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें से बहुमत के लिए 21 सीटें चाहिए और ऐसे में अगर तब कांग्रेस बीजेपी 10 के ऊपर चली जाती है तो जो छोटी पार्टियां हैं उन्हें अगर 2-2 सीटें मिलती है या निर्दलीय विधायक को सीट मिलती है तो ये एक बड़ा कैलकुलेशन बदलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस बात को कहना भी मुश्किल है क्योंकि अभी वोटिंग की शुरुआत है और जो काउंटिंग है वो 10 मार्च को होने वाला है। तो आज जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज सामने आएंगे, जिस तरह से लोगों का झुकाव सामने आएगा और उसके बाद जब विधायकों की संख्या, जीत कितनी हुई, उसके बाद सरकार में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं, किसकी सरकार बननी, यह अभी फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन 10 तारीख से पहले आज का दिन गोवा के लिए काफी अहम माना जा रहा है। जी वही वसीम, गोवा में एंटी इनकम्बेंसी की गूंज भी सुनाई दे रही है, कितना क्या वो अफेक्ट कर पाएगा इलेक्शंस को और आने वाले रिजल्ट्स को? क्या बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा एंटी इनकम्बेंसी वेव जो दिखाई दे रही है? देखिए सिर्फ बीजेपी में नहीं, ये दूसरे दलों में भी साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। कई ऐसे नेता हैं जो अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के जो कांग्रेस में तो बीजेपी के टिकट पे नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी के कांग्रेस के, और जो जिन्हें टिकट नहीं मिल पाई है वो इंडिपेंडेंट नजर आ रहे हैं, जैसे कि उत्पल हो। ये सारे मामले साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से देखा गया है कि जो चुनावी पार्टियां यहाँ पे बढ़ी हैं तो लोगों के पास चुनाव लड़ने के ऑप्शंस काफी हो चुके थे और जो सीटें हैं उनकी संख्या महज कम है, तो लोगों को अच्छा मौका था अपनी अपनी किस्मत आजमाने का। यही वजह है कि काफी लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ पे जिस तरह से अगर बीजेपी में कोई शामिल होता है और वहाँ के जो स्थानिक नेता है अगर उन्हें मौका नहीं मिलता है तो ये नाराजगी साफ तौर पर सभी पार्टियों को देखने को मिल रही है। हर तरीके से अलग अलग कैलकुलेशन बनाया जा रहा है। अंदाजा सिर्फ यही लगाया जा रहा है कि किस तरह से जो बड़े नाम हैं उन बड़े नामों को लेकर पार्टी ने जो विकास के काम किए हैं, जिस तरह से बड़े नेताओं ने यहाँ पे प्रचार किया है, किस तरह से आगे की रणनीति होगी, इस पर खास जोर देने की कोशिश की गई है। और जिस तरह से पार्टियों में लोगों के आने जाने का सिलसिला अगर देखा जाए तो काफी नजर आया था इस चुनाव, उसका भी कहीं ना कहीं असर साफ तौर पर इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। जी
बिल्कुल। और वहीं कांग्रेस की जब हम बात करते हैं 2017 में वसीम, कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते हुए भी सरकार नहीं बना पाई थी। इस बार किस तरह का सिचुएशन कांग्रेस का? देखिए 2017 से कहीं ना कहीं सीख लेती हुई नजर आ रही है कांग्रेस, और इसी वजह से जब राहुल गांधी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने अपने विधायकों के अपने उम्मीदवारों के साथ जब चर्चा की थी, उस वक्त उन्होंने उनसे भी शपथ ली थी और ये कहा था, लिखा के लिया था